हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी न्यूज़पेपर है हमारे मार्केट के अंदर, नॉन न्यूज़पेपर है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सूजस, और इंग्लिश के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी के और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन जो आज की न्यूज़ के अंदर है, जो भी सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी दो न्यूज़ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यदि देखा जाए तो। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर। भाई, भारत और रूस के संबंध के ऊपर, भाई आज की डेट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है। और दूसरा है रुपए किस तरीके से नीचे गिरता जा रहा है। आज रुपए, $1 के बदले रुपए की वैल्यू हो गई है 90 रुपए। तो ये देखते हैं सबसे पहले इंडिया रशिया रिलेशन। इंडिया रशिया रिलेशन के ऊपर क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन सर हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर अपनी विजिट के ऊपर है। तो हम देखते हैं इंडिया और रशिया ये रिलेशन पिछले 100 साल के अंदर, 50-60 साल के अंदर कैसे इवॉल्व हुए हैं और हमारे इनके अंदर हमने क्या क्या किया है। तो ये आपके है भास्कर, दैनिक भास्कर की हेडिंग। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशन। इंडिया रशिया रिलेशंस के अंदर हम अलग अलग डायमेंशन चेक करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल के अंदर क्या है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक के अंदर क्या है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक के अंदर हम इंडिया और रशिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम दोनों के दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं, प्लस G20 के मेंबर भी हैं, प्लस एससीओ के मेंबर्स भी हैं। एससीओ के मेंबर के अंदर एससीओ, ब्रिक्स, G20, यूनाइटेड नेशन, प्लस रशिया हमें सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे परमानेंट सीट के लिए। जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, हमारी परमानेंट सीट के लिए भी रशिया हमें सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल एंगल के अंदर कवर होती है। दूसरा इसके अंदर कवर क्या होता है, रशिया में सपोर्ट करता है परमानेंट सीट के लिए। अब दूसरी करते हैं हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर रशिया हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है, जो कि रिलायबल ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। इसका एग्जांपल कैसे मिलता है, 1971 वॉर देख सकते हैं। 1971 वॉर के अंदर रशिया ने हमें सपोर्ट किया था फुल थ्रोटल। किसके अपोज में, चाइना, ये यूएस के अपोज में, पाकिस्तान के अपोज में, हर चीज में उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। इसके अलावा डिफेंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये डिफेंस के अंदर हमारे कोई भी स्वदेशी टेक्निक को अपनाने की बात हो, उसके अंदर रशिया हमें सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें, डिफेंस के अंदर S-400 आज की डेट में सबसे एडवांस जो है गन एडवांस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम, वो रशिया ने हमें दिया है। ठीक है, यूएस सैंक्शन के बावजूद भी हमने रशिया से लिया है, ये हम दोनों की रिलेशनशिप को बताता है। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पहली बार यदि किसी कंट्री ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है कि आप लोग अपना खुद बनाइए, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते, वो ब्रह्मोस मिसाइल के केस के अंदर हुआ था और रशिया ने हमें दी थी। उसके अलावा रशिया हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग, जैसे नेवी के अंदर हमें न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराता है। एयरफोर्स के अंदर हमें Su-30 विमान भी, फाइटर जेट है, वो भी हमारे रशिया के हैं। आर्मी के अंदर जो AK-47 राइफल से लेके अलग अलग तरीके के अंदर अलग अलग तरीके, कुमायो हेलीकॉप्टर तक, हर चीज में रशिया हमें सपोर्ट करता है। तो हमारे डिफेंस की मेजर नीड, जो पुरानी में जितने भी इक्विपमेंट है, वो सब के सब रशिया से इंपोर्टेड है। तो रशिया हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है। तो हमने देखा पॉलिटिकल रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सपोर्ट करता है, जो डिफेंस के अंदर हमें अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता है। अब तीसरी चीज होता है एनर्जी नीड के अंदर। एनर्जी नीड के अंदर हमें रशिया कैसे सपोर्ट करता है। एनर्जी के अंदर इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया क्या, डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री की सबसे बड़ी नीड होती है, कोई भी कंट्री होती है डेवलपिंग की, उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ताकि वो अपने उद्योग धंधों को चला सके, हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कनेक्टिविटी को, हर चीज के लिए। तो इस एरिया के अंदर एनर्जी है। तो रशिया हमें दोनों तरीके से सपोर्ट करता है, पहला क्रूड ऑयल के अंदर, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि वेस्ट के और यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी रशिया ने हमें क्या, न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी दोनों ट्रांसफर की थी। ये दिखाता है रशिया का इंडिया के साथ रिलेशन कितना पुराना है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु के अंदर है, वो रशिया द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। और क्रूड ऑयल के अंदर आज की डेट के अंदर सबसे चीपेस्ट यदि क्रूड ऑयल को इंडिया को प्रोवाइड करा रहा है, तो वो है रशिया। तो एनर्जी के अंदर हमने देखी, डिफेंस के अंदर देखी, हमने पॉलिटिकल के अंदर देखी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी के मामले में। कनेक्टिविटी के मामले में रशिया हमें सपोर्ट कहाँ करता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है,
अब देखते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहाँ पे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया को कनेक्ट करता है, रशिया ईरान, ईरान के थ्रू इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन के थ्रू इंडिया के अंदर। तो ये हमारी सेंट्रल इंडिया से कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मरीन सी रूट के अंदर भी उसने हमें सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाहे एनर्जी के एरिया हो, चाहे डिफेंस का एरिया हो, चाहे पॉलिटिकल रूप से सपोर्ट हो, या फिर वॉर के अंदर सपोर्ट हो, हर चीज के लिए हमारे लिए रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रशियन प्रेसिडेंट की विजिट भी इंडिया इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो रहा है। आज की डेट के अंदर सिनेरियो ऐसे चेंज हो रहा है, कोई बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है आज की डेट के अंदर कि दुनिया दो गुटों के अंदर नहीं बटी हुई है। यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मल्टीपोलर हर आदमी का, हर कंट्री का अपना एक अलग इंटरेस्ट है। जैसे इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन अच्छा होना भी जरूरी है। क्यों? यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ट्रेड पार्टनर है। एक्सपोर्ट ट्रेड पार्टनर मतलब हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, सबसे ज्यादा हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? $100 बिलियन। तो वो है यूएस को। तो इंडियन इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए यूएस के कस्टमर, आईटी कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे डिफेंस नीड्स के लिए हमें रशिया चाहिए, एनर्जी नीड्स के लिए हमें रशिया चाहिए, आईटी सेक्टर ट्रेड के लिए हमें क्या यूएस चाहिए, फार्मास्यूटिकल मार्केट के लिए हमें यूएस चाहिए, और भी दुनिया के अंदर जितने भी पावर गेम्स होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए दोनों पार्टनर्स हमें एक साथ चाहिए, प्लस चाइना भी चाहिए। तो इन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, रशिया और यूएस के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को मैनेज करना ही इंडिया का सबसे बड़ा काम है। तो हमारे इंडिया और रशिया रिलेशन के अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं आज की डेट में? इंडिया रशिया रिलेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर क्यों चैलेंज है? यूक्रेन के अंदर क्या है? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है कौन? वेस्ट प्लस यूरोप प्लस यूएसए। ठीक है। रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना, प्लस और जो कंट्री है जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम इसके अंदर कहाँ फंस गए? हम इसके अंदर यहाँ फंस गए कि यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे, और रशिया से कोई भी ऑयल इंपोर्ट करेगा तो उसको 25% टैरिफ और देना पड़ेगा यदि इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इस कारण से हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो एक तरफ यूएस है और एक तरफ रशिया है, इन दोनों को मैनेज करना हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ट्रेड इम्बैलेंस के अंदर सबसे बड़ी बात है कि रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो रशिया के फेवर में ज्यादा है। रशिया के फेवर में ज्यादा क्यों हुआ? कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि वहां से इंपोर्ट हमारा मेजर है, ऑयल मंगाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट। तो इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दूसरा, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं रुपी रब्बल के अंदर। रुपी हम उनसे चीजें खरीदते हैं रुपए के अंदर, वो हमें देते हैं उसके बदले में रब्बल। तो यहाँ वहां पे हर जगह रुपए इकट्ठा होता जा रहा है, हम उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे, खरीद ले रहे हैं लेकिन उनको कुछ बेच नहीं पा रहे, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं है। डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट। आज की डेट में इंडिया के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रेंड देखने वाले, हम रशिया के अलावा भी और भी इंटरनेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फ्रांस से क्या लिया? राफेल लिया है। इसराइल से हम और डिफेंस टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें ले रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाई जिसमें हिस्टोरिकली रशिया की मोनोपोली थी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टू इंडिया करने में, अब वो डाइवर्सिफाई हो रही है, ये भी एक चैलेंज है। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इंडिया और यूएस कन्वर्जेंस के अंदर हमारा रशिया के साथ रिलेशन सबसे ज्यादा हार्मफुल है। ग्रोइंग रशिया चाइना टाई। रशिया और चाइना के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक कंसर्न न्यू है। कल ना इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस केस के अंदर रशिया किसको सपोर्ट करेगा, ये हमारे लिए कंसर्न भी है। उस केस के अंदर हमें किसको कैसे बैलेंस करना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे चाइना के रिलेशन रशिया के साथ बढ़ेंगे तो उसका झुकाव रशिया की तरफ, और रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ेगा। तो बॉर्डर डिस्प्यूट के केस के अंदर रशिया का एक मेजर हमारी तरफ होना वो थोड़ा संदेह के दायरे में आ जाता है। तो हमने देखा इंडिया रशिया रिलेशनशिप। आज पुतिन भारत में आएंगे, ये दैनिक भास्कर की मैंने हेडलाइन है, 10 लाख के रूस जॉब, एमटी डील, ये सब बातें कि क्या होगा वो तो 3 दिन बाद में जब डील पूरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन हिस्टोरिकली हमने देख लिया है कि क्या आज तक के फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज सबसे बड़ी न्यूज है आज की डेट में, इकोनॉमी से रिलेटेड है। पहले वाली आईआर से और नेशनल इंटरेस्ट से थी, अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है? इकोनॉमी के अंदर हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर होता जा रहा है। रुपए रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, या फिर ये समझे जो रुपए आज पर $1
के बदले में जो 50 रुपए था, $1 1 रुपए से शुरुआत हुई थी, जो $1 60 रुपए 2010 के लगभग था, वही 2020 के लगभग $1 80 रुपए आ गया, वही 2025 के अंदर $1 90 रुपए हो गया। तो $1 के बदले में जो हमें रुपए चुकाने पड़ेंगे, अब 90 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो बैलेंस है डॉलर की तरफ जो बढ़ता जा रहा है और रुपए हमारा घटता जा रहा है, इसके रिलेशन में आज के सबसे बड़े आर्टिकल्स हैं। तो 4 आर्टिकल हैं, एक भास्कर के अंदर, एक पत्रिका के अंदर, एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, एक हिंदू के अंदर है। तो इन सब में जो सबसे अच्छा आर्टिकल जो क्लियर बताता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस का। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर क्या बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि रुपए डेप्रिशिएट होने के कारण क्या है। रुपए डेप्रिशिएट होने के सबसे मेजर जो कारण है, जो हमें देखने को मिलते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिखा है ये आर्टिकल, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रुपए डेप्रिशिएशन के मेन कारण इन्होंने क्या बताया है? रुपए डेप्रिशिएशन होने के मेन कारण ये है कि हमारा जो ट्रेड इम्बेलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है। सबसे पहली बात तो ये है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट ये हो रहा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इसके कारण इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमें रुपए चुकाने पड़ रहे हैं डॉलर के अंदर, और दुनिया के अंदर लोग खरीदार हिंदुस्तान की चीजों हैं वो कम है, तो रुपए हमारे पास, डॉलर तो हमारे जा रहे हैं लेकिन डॉलर आ नहीं रहे। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, पहला कारण ये है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का पार्टनर कौन है दुनिया के अंदर? यूएस है। तो और यूएस ने ट्रम्प टैरिफ के कारण, टैरिफ वॉर के कारण हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। सैंक्शन बोले तो टैरिफ लगा रखे हैं। उन टैरिफ के कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारी सर्विसेज, किसको? यूएस को। यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया इन्होंने। ठीक है, डील विद द यूएस स्टिल नॉट डन। तीसरा सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया कि भाई डॉलर हमारे देश में आ क्यों नहीं रहा, या फिर डॉलर हमारे देश से जा रहा है, इसलिए तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू कम हो रही है। तो इन्होंने तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया कि एफपीआई एफडीआई जो फ्लो था पहले, वो कम हुआ है, और पहले से जो इन लोग इन्वेस्टर थे वो लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर हमारे हिंदुस्तान के मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसके कारण डॉलर हमारे हिंदुस्तान से जा रहा है। तो ये तीसरा बड़ा कारण इन्होंने बताया। तो ये ट्रेंड देखने को मिला पिछले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इकोनॉमी के अंदर। एफपीआई के जो इन्वेस्टर थे वो हिंदुस्तान के अंदर से अपने मार्केट से पैसा निकाल निकाल के जा रहे हैं। तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? हमारे यहाँ के फेस्टिव सीजन चल रहा था। फेस्टिव सीजन के अंदर क्या सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की आती है? गोल्ड की, सिल्वर की, प्रीशियस मेटल की, और ये सारा का सारा हम क्या इंपोर्ट करते हैं। तो पिछले 3 महीने के अंदर हमने सबसे ज्यादा प्रीशियस मेटल इंपोर्ट किए हैं। प्रीशियस मेटल इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट किस में करते हैं हम? डॉलर के अंदर, और उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो डॉलर के अंदर इंपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस भी हो रहा है। तो चौथा इन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया, गोल्ड इंपोर्ट एंड प्रीशियस प्राइस आर ड्राइवर। तो 4 5 मेन कारण इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। दूसरा दूसरा क्या है? यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम उसके टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री नहीं हो पा रही। चाइना ने अपनी ट्रेड डील कर ली है, और सभी यूरोपियन यूनियन ने, थाईलैंड ने, वियतनाम ने, सबने कर ली, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तीसरा कारण इन्होंने बताया था डील। तो तीसरा क्या है कि एफपीआई का आउटफ्लो, जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन पैसे लगा रहे थे वो लोग अपने पैसे को लेके वापस जा रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल। ठीक है। चौथा इसके अंदर कारण इन्होंने क्या? प्रीशियस मेटल्स की डिमांड जो बढ़ रही है, चाहे कितना ही महंगा हो, सोना और चांदी, इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये 4 कारण मेजर इनके अंदर इन्होंने बताए। तो ये प्रेशर के अंदर है क्या? रुपए। जैसे हम लोग एग्जाम टाइम के अंदर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, ऐसे ही रुपए ही प्रेशर के अंदर है इस टाइम पे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। आपके कोई यदि इंटरव्यू दे रहा है तो उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके अंदर भी 4 पॉइंट मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। उसके अलावा क्या है? रुपी क्रॉस द 90 मार्क अगेंस्ट द डॉलर, अनसर्टेन इन द डील यूएस, अनसर्टेनिटी इन द डील विद द यूएस, एफपीआई आउटफ्लो, ये सब चीजें इन्होंने बता रखी है। तो ये हमारे आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एडिटोरियल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। पैसे की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 पार, क्योंकि विदेशी निवेशकों की वापस हो रही है, एफपीआई वापस जा रहा है। हमारी करेंसी ये थी, चिंता की जेब में ऐसा डाले। अब सबसे अच्छी बात क्या है? यदि रुपए गिरता है तो उसके नुकसान तो हमने देख लिए। नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान, रुपए गिर रहा है तो हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं?
हम इसलिए चिल्ला रहे हैं कि रुपए यदि गिरता, जितना गिरेगा तो उतना इंपोर्ट महंगा होता जाएगा, हमें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मान लो आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल तेल की कीमत $100 है, तो वो कल 110 हो जाएगी। रुपए जितना गिरता जाएगा, ₹100 देने पड़ रहे थे, अब 110 देने पड़ेंगे। 110 देने पड़ेंगे तो वो पेट्रोल पंप के ऊपर भी वो ही तेल आपको जो आज ₹100 में मिल रहा है, आपको 110 में मिलेगा। तो महंगाई आएगी इससे अंदर, इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयात करने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए चीजों के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे देने के पैसे कौन देगा? कस्टमर देगा। तो सारी चीजें की महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल आ जाएगा, जो कि आगे वाली न्यूज है। दूसरा इम्पोर्ट, अब एक तो हमने देख लिया महंगाई, दूसरा इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है? रुपए डिप्रिशिएट होने का। तो रुपए डिप्रिशिएट होने का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है, एक्सपोर्टर को फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई इंटरनेशनल मार्केट में ये पेन आप बेचते हो $1 के अंदर, $1 का कोई कस्टमर है जो ब्राजील का है, ये पेन खरीदता है इंडिया से, तो वो $1 के बदले में पहले ₹88 दे रहा था, अब वो देगा ₹90। तो मेरे पास, मेरी जेब में तो ₹90 आएंगे, तो ये मेरे लिए ₹2 का एक्स्ट्रा मार्जिन है। जो एक्सपोर्टर है उन सबके लिए फायदा हुआ, जो इंपोर्टर है उन सबका नुकसान होने वाला है। ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करनी चाहिए। हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई नई गवर्नमेंट की स्कीम लेके आनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो स्कीम आई है वो अभी तक ग्राउंड पे आई नहीं है, जब तक आएगी तब तक और इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएंगी, ठीक है। अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स से। राजस्थान के अंदर कल क्या हुआ इंपॉर्टेंट? राजस्थान के अंदर सबसे पहले स्पोर्ट्स सेक्शन चल रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर 5-7 चीजें जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका शुभांकर मस्कट क्या है? खम्मा गणी। टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। उसके अलावा कितने गेम्स होंगे इसके अंदर? इसके अंदर गेम्स होंगे टोटल 24 गेम्स के अंदर 23+1 है, 30 खेले जाएंगे और एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन होगा। उसके अलावा हमने इसके अंदर नया इनोवेशन कौन कौन से नए गेम इंट्रोड्यूस किए? नए गेम्स की बात करें तो हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया केइंग, केनाइंग, बीच वॉलीबॉल और एक साइकिलिंग। ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है, बिल्कुल राजस्थान में पहली बार, 5th एडिशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज है हमारे लिए आज की डेट में, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर दिखा रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजन, 150 करोड़ रुपए लग गए, लेकिन इनको खेलने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। अब जो नाम चेंज का परंपरा चल रही है, नाम चेंज के अंदर क्या चल रहा है? हम इन कॉलोनियल माइंडसेट को, जो कि ब्रिटिशर्स के माइंडसेट को, उसको खत्म करने के साथ साथ नए अपने सेवा के भाव दिखाना चाह रही है सरकार। तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय अब क्या है, प्रधानमंत्री पीएमओ, मतलब सेवा में लगेगा अब, ठीक है। राजभवन, राज की जगह लोकतंत्र आ गया, राजशाही चलेगी, तो राजभवन लोक भवन हो गया, पीएमओ सेवा तीर्थ कहलाएगा। एमपीसी तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इकोनॉमी से। इकोनॉमी के अंदर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, करती क्या है और इसका क्या यूज है? तो आरबीआई ने आरबीआई एक्ट को अमेंड करके एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का काम क्या था? इन्फ्लेशन को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना और रेपो रेट को डिसाइड करना। इन्फ्लेशन का इनको टारगेट किया था 4+-2%, से लेके 6% के दायरे में हमें महंगाई को रखना है, सीपीआई को। तो एक कमेटी बनाएगी, इसको बताना है कि रेपो रेट कितनी होनी चाहिए। अब सिंपल भाषा के अंदर समझेंगे तो रेपो रेट होती क्या है? रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई जो गवर्नमेंट, जो बैंक्स होते हैं, उसको जिस रेट के ऊपर लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। मान लो एसबीआई है, उसको आरबीआई से 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो किस रेट पे आरबीआई एसबीआई को लोन देगा उसको कहते हैं रेपो रेट। इस रेट को डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और ये रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? आरबीआई जितना सस्ता एसबीआई को देगा उतना ही सस्ता एसबीआई हमें देगा। तो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा करना है, कम करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ये सब चीजें डिसाइड किससे हो रही है? रेपो रेट से। और रेपो रेट डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन मीटिंग चलेगी, इसके अंदर डिसीजन होगा। इसके साथ साथ रुपए भी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसीजन लेती है, इसका डिसीजन आना बाकी है।
अब इसके अंदर कौन कौन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। है कौन कौन होते हैं इसके अंदर मेंबर? 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के लोग होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। आरबीआई के अंदर कौन कौन होता है? आरबीआई के अंदर गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर और तीसरा जो आरबीआई गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। 3+3, 3 के अंदर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और तीसरा मेंबर जो नॉमिनेट करेंगे गवर्नर। इसके अंदर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड होते हैं। अब इनका डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन लिया 6 में से जो मेजोरिटी वोट होगा, मतलब जिस डिसीजन को 3 लोग सपोर्ट कर, 3 या 3 से ज्यादा लोग सपोर्ट कर देंगे, उस डिसीजन को मानने का है। मतलब मेजोरिटी द्वारा होगा, बहुमत जिसके पास होगा वो डिसीजन माना जाएगा। मान ले 4 लोगों ने कह दिया रेपो रेट कम करनी है, तो रेपो रेट कम ही होगी। फिर ये अपने डिसीजन को, फाइनल डिसीजन लेके किसको देंगे? ये डिसीजन देंगे आरबीआई को, और आरबीआई करेगा रेपो रेट को कम, कम ज्यादा जो भी है। अब इसके अंदर क्या होता है? साल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कितनी बार होनी जरूरी है? 4 बार होनी जरूरी है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन आरबीआई पे बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंडिंग। आरबीआई को वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलेगी। अब मान लो इसके अंदर 3 और 3 हो गए, 6 में से 3 एक बात करें, 3 एक बात करें, तो उस केस के अंदर आरबीआई गवर्नर का एक वोट वो डिसाइडिंग वोट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। अगली न्यूज है संचार साथी से। संचार साथी की एप्लीकेशन जो कि सरकार ने कहा था इसको हर मोबाइल मैन्युफैक्चरर को पहले इसको इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने अब दूसरा नोटिफिकेशन निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कि ये अब नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी क्यों नहीं है? अब पहले क्यों नेसेसरी था? पहले नेसेसरी इसलिए था, इसके फायदे बहुत हैं कि मोबाइल चोरी हो जाता है, कोई थेफ्ट हो जाती है, या फिर कोई मिस यूज कर रहा है आपके मोबाइल का, या फिर कोई एंटी कोई भी तरीके से मिस यूज कर रहा है, तो उसके केस में उसको पकड़ा जा सकता था IMEI नंबर के थ्रू। लेकिन अब क्या हुआ? सरकार को इस लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हो, आर्टिकल 20। आप संचार साथी के माध्यम से आप हमारी फोटो भी देखोगे, आप हमारे मैसेज भी पढ़ोगे, आप हमारे कॉल हिस्ट्री भी देखोगे, हमारी बातें भी सुनोगे, तो हमें ये ऐसी चीज नहीं चाहिए। तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर कहा था लीगलिटी, नेसेसिटी, और कोई भी चीज लीगल होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए और प्रोपोर्शनल के अंदर होनी चाहिए, तभी उस चीज के अंदर राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों चीज वायलेट हो रही थी। इसके अंदर कौन चीज वायलेट हो रही थी? तो सरकार ने अब इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है संचार साथी ऐप किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? चोरी से बचाएगा, इस थेफ्ट से बचाएगा, इन सब चीजों से रिलेटेड। कैबिनेट ने 3 नीतियां मंजूरी कर दी अपराध। अब इसके अंदर कल कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है जिसके अंदर 3 नीतियां बनाई है। एक तो नॉन रेजिडेंट राजस्थान की, जो प्रवासी राजस्थानियों को, दूसरी है राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, और तीसरी राजस्थान पर्यटन नीति। एक तो टूरिज्म से रिलेटेड, एक नॉन रेजिडेंट राजस्थानी से रिलेटेड, और एक राजस्थान ट्रेड प्रमोशन से रिलेटेड। चौथा डिसीजन क्या है? जन विश्वास अध्यादेश। जन विश्वास राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जन विश्वास आता है कि मतलब हम अपराध, जो भी आदमी यदि सही तरीके से काम कर रहा है, यदि उसने छोटी मोटी गलती कर दी तो उसके लिए उसको जेल ना देने की बजाय हम छोटा मोटा फाइन देके उसको छोड़ देंगे, तो लोगों के अंदर इससे विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो लोग और अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो छोटे मोटे जितने भी अपराध थे उन सब के अंदर जो सजा थी उसको कम कर दिया गया है। इसको कहते हैं जन विश्वास। डॉलर के मुकाबले रुपए पहली बार 90 पार अब तक गिर गया है। प्रवासियों के लिए निवेश में खुलेंगे दर, इसका अलग से सुजस के अंदर अच्छा दे रखा है, वो हम सुजस देखेंगे। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है राजस्थान में सोने के खनन से रिलेटेड। तो इसके अंदर हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइंस एंड मिनरल्स। तो हमें तो ये देखना है राजस्थान में सोना कहाँ कहाँ मिलता है। सरकार ने अलाउ किया है ना गोल्ड की माइनिंग। तो गोल्ड माइनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर, भूकिया, जंगपुरा और काकरिया गारा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आपसे पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग के अंदर राजस्थान के अंदर सोना कहाँ मिलता है, तो आपको बुकिया, जगपुरा याद होना चाहिए और काकरिया गारा याद होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन बनता है गार्नेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ होता है? गार्नेट ही लिखा है, इसके अंदर लाल तमड़ा नहीं लिखा है। तो गार्नेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे टोंक के अंदर होता है। फिर जैसलमेर के अंदर लाइमस्टोन के अंदर माइनिंग की दी गई है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पता होना चाहिए। बांसवाड़ा और के काकरिया और जंकिया, बुकिया, जंगपुरा के अंदर सरकार ने गोल्ड माइनिंग की परमिशन दे दी है।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हमने देख लिया है। पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ये क्या है? हमारे शुभंकर। रुपए 90 से नीचे गिर गया है डॉलर के मुकाबले। एक नई न्यूज आई है। नई न्यूज क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्पेस के अंदर कल क्या हुआ है मेजर? स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखा गया? एक नई गैलेक्सी की खोज की है हिंदुस्तान के लोगों ने। इस नई गैलेक्सी का नाम इन्होंने क्या है? अलकनंदा रखा है। एक विशाल आकाशगंगा की खोज की गई जो हमारी मिल्की वे जैसे दिखने वाली है। इसका नाम अलकनंदा। तो आपसे ये पूछेगा अलकनंदा किस चीज से रिलेटेड है? तो अलकनंदा आपको पता होना चाहिए, स्पेस के अंदर एक नई गैलेक्सी की खोज की है हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने। अलकनंदा एक रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और एक अलकनंदा क्या है? हमारी आकाश के अंदर मिलने वाली आकाश गंगा है। ठीक है, गैलेक्सी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंडिया, रशिया। अब इसके अलावा हम ये राजस्थान के अंदर पर्यटन नीति, अब हम इन तीन नीतियों को ब्रीफ के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तीन नीतियां कौन सी आई हैं कल? एक तो पर्यटन नीति आई है, दूसरी नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों की नीति आई है, और तीसरी नीति किस चीज से रिलेटेड आई है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अंदर पर्यटन नीति। पर्यटन नीति के अंदर मेन बात क्या कही गई है? राजस्थान के अंदर पर्यटन नीति के अंदर मेन बात यह कही गई कि हम धार्मिक पर्यटन और इन्वायरमेंटल पर्यटन का प्रमोशन करेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या की है कि हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लेंगे टूरिज्म डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तीसरी बात इन्होंने क्या कही है कि हम पीपीपी मॉडल को लागू करेंगे राजस्थान टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसके अंदर कहा गया है कि निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि इसके अंदर कनेक्टिविटी, जो भी टूरिस्ट स्थल है उनके अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, हाईवे बनाएंगे, रेल की कनेक्टिविटी देंगे, एयर कनेक्टिविटी देंगे। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या कॉल सेंटर बनाया जाएगा जो 24 घंटे काम करेगा। कोई भी टूरिस्ट यदि किसी भी खतरे के अंदर कोई भी जगह पे है तो वहां पे फोन करके हेल्प मांग सकता है। तीसरा क्या है? पीपीपी मॉडल लेके आएंगे। पीपीपी मॉडल के थ्रू क्या है? हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे टूरिज्म के अंदर। चौथा क्या है? इसके अंदर हम क्या कहेंगे? कल्चरल म्यूजियम बनाएंगे, हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाएंगे, डिजिटल मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे। धार्मिक पर्यटन और वन एंड धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र के अंदर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। उसके अलावा चयनित जिलों में एक एक अच्छी चीज यह विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे, मतलब स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वैसे स्पेशल टूरिज्म जोन, विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? इसके अंदर एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, फंडिंग एयर कनेक्टिविटी जाएगी। मेलों और उत्सवों को हम और अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो ये है राजस्थान की पर्यटन नीति 2025। पर्यटन नीति के बाद में दूसरी नीति आती है नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों की पॉलिसी। अब एनआरआर दिवस मनाया जाने वाला है। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। तो इन लोगों को रिझाने के लिए कि आप लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, इसके लिए हमने एक पॉलिसी लेके आए। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी है राजस्थान के राज्यों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के अंदर नॉन पर जो प्रवासी राजस्थानी है, जिनके ऊपर सब जो दुनिया के अंदर सबसे रिच कम्युनिटी है, सबसे अमीर लोग हैं, वो सभी लोग हमारे कल्चर से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और आर्थिक रूप में हमें सपोर्ट करें किसी ताकि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। दूसरा क्या है? निवेश, व्यापार और ज्ञान का आदान प्रदान हो। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है राजस्थानी जो भी बाहर रहते हैं वो यदि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भाई किसके पास जाएं? कौन से ऑफिसों में चक्कर काटें? बिजली विभाग के पास जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएं, रिक्को के पास जाएं जमीन के लिए। इसलिए कोई यहाँ पे इतनी ज्यादा फाइल सिस्टम हो जाता है कि उसके कारण लोग क्या उलझना ही नहीं चाहते। अब राजस्थान सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर क्या कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे। उस सेल के अंदर सारी आपकी परमिशन, सारे आपकी क्लियरेंस सब उसी की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनाई जाएगी। मतलब उन्होंने एक ऑफिस बनाएंगे जिसके अंदर आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20-50 करोड़ जो भी, तो उसके पास जाइए। दूसरा क्या है? राष्ट्र इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर तो बन गया। अब सेंटर के अंदर मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरे को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न मिले, तो इस चीज की एडवाइस कौन करे? एडवाइजरी काउंसिल। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी।
इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सेल बनाई जाएगी। अब काउंसिल भी बना दी, अब इसके अंदर बैठेगा कौन? तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कोऑर्डिनेटर बैठेगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा आपके बीच के अंदर और इन्वेस्टर के बीच में और सरकार के बीच के अंदर। ठीक है, तो सरकार, इन्वेस्टर और ये मेन जो कोऑर्डिनेटर, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन स्टेब्लिश करेगा, तो ताकि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर? चौथा पॉइंट ये है कि यदि कोई भी बात नहीं होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सब हमारा इसका पर्पज ये है कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो बाहर रहते हैं वो सभी के सभी राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उससे क्या रोजगार डेवलप होंगे, इकोनॉमी के अंदर बूस्ट मिलेगा। अगला क्या है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के अंदर यदि एक लाइन के अंदर आपको समझनी है, तो सरकार चाहती है जो हमारे 10.5-11 लाख जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो किसकी मार झेल रहे हैं? आज की डेट में सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं ई कॉमर्स के कारण। कि ब्लिंकिट से वही चीज 10 रुपए में घर पे आ जाती है, वो दुकानदार बेचारा 11 रुपए में बेच रहा है बाहर। तो इस कारण से क्या, छोटे दुकानदार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इस राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के अंदर यही है सरकार का एम, जो 10.5-11 लाख जो छोटे दुकानदार हैं उनको उस बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके बराबर का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ये लोग इनके साथ compete कर सकें और इससे और ज्यादा रोजगार डेवलप हो। ठीक है, छोटे व्यापारियों को बड़े ट्रेड यानी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे अवसर मिलेंगे। इससे क्या है, छोटे व्यापारी को भी इनके बराबर के अवसर मिलेंगे। 10.5 लाख से ज्यादा दुकान हमारा टारगेट है इसके अंदर बाजार। अब सरकार देगी क्या भाई? उनके बराबर कैसे कर दोगे आप? उनके बराबर करने के लिए कोई भी चीज, कोई भी दो धंधे को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले व्यापारी को क्या चाहिए? सबसे पहले व्यापारी को चाहिए लोन, और वो भी एकदम चीपेस्ट, एकदम फ्री के अंदर। तो वो क्या सरकार देगी? लोन देगी, बाजार और मार्केट प्रोवाइड कराएगी और एक लोन प्रोवाइड कराएगी। अब लोन के अंदर कितने रेट पे देगी? लोन के अंदर कौन से रेट? तो सरकार देगी सब्सिडाइज लोन। सब्सिडाइज लोन के सरकार करे 1 करोड़ तक के ऋण 6% और 1 से 2 करोड़ के ऋण 4% ब्याज अनुदान। ठीक है, यदि 1 करोड़ तक के ऋण के अंदर आपको 6% सब्सिडी देगी। मान लो एसबीआई लोन देता है 12% के ऊपर, तो सरकार उस एसबीआई से आपको लोन दिलाएगी 6% के ऊपर, और 6% सब्सिडी के पैसे, सबसे 6% के पैसे कौन देगी? सरकार देगी। 1 करोड़ तक का लोन है और 1 से 2 करोड़ ज्यादा का लोन है, तो उसके अंदर सर मान लो 12% पे देता है एसबीआई आपको, इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता है 12% के ऊपर, तो आपको उस 4% सब्सिडी, मतलब 4 रुपए, तो 12 में से 12% में 4% कौन देगा? सरकार देगी, और 8% आपको खुद को देना। तो ये इसके अंदर है। अब इसके अलावा SC ST वुमेन और विकलांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान। ठीक है, जो 6% था उसको 7% कर लो, जो 4% था उसको 5% कर लो, यदि SC ST वुमेन और डिसेबल कैटेगरी के लोग यदि ट्रेड के अंदर, यदि कोई राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के अंदर अपना हिस्सा चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले व्यापारी फीस का 75% तक, अधिकतम 50,000 रुपए तक सहायता मिली। अब कोई व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, वो भी अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहता है, तो उस फीस का 75% और 50,000 रुपए तक सरकार उसको सपोर्ट देगी। तो ये है राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी। और तीसरा क्या है? एनआरआर पर राजस्थान ट्रेड और राजस्थान पर्यटन नीति। ये और नीतियों की और डिटेल रिपोर्ट आई तो हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो आज के हमने डिस्कस किया है इंडिया रशिया रिलेशनशिप, हमने डिस्कस की है रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है वो डिस्कस किया है। स्पोर्ट्स के अंदर हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डिस्कस किए, और छोटी मोटी जो भी न्यूज थी, गोल्ड माइनिंग की, 3 ट्रेड पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम कल डिस्कस करेंगे कल के न्यूज़पेपर जो है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।